हेलो टीचर्स। तो हमारी जो अगली वीडियो है, हम 2019 का यूपी पीजीडी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारी तीसरी वीडियो है। और पहली दो वीडियो में, एक में हम 1 to 20, दूसरी में 20 to 40 क्वेश्चन, 21 to 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम 41 to 60 जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन क्या है, हालांकि जो मेरे पास पीडीएफ फाइल थी उसमें क्वेश्चन क्लियर नहीं थे, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिख लिए हैं। तो ये बात ध्यान रखें, ये मैं कोई मॉडल पेपर नहीं करा रहा हूं, ये यूपी पीजीटी के केमिस्ट्री के एग्जाम में, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आए थे 2019 में। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आए थे। और एक बात आप ध्यान रखें, ये 2019 का जो एग्जाम हुआ था वो 2016 में जो भर्तियां निकली थी उनके अगेंस्ट था। ठीक है, हालांकि लेट हुआ था। तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप यूपी पीजीटी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख लें, उसमें 8-10 वीडियो अभी तक मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर ही मैंने सॉल्व कराए हैं। तो 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द रिएक्शन जब बेंजल्डिहाइड और ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये रिएक्शन कर रहा है तब। तो चलो बना के देख लेते हैं क्या बनेगा। बेंजल्डिहाइड होगा आपका ये इस तरह से, ठीक है, और CHO, और इसकी रिएक्शन जो हो रही है ये आपके पास क्या है, CH2, ऐसे लिख लेते हैं हम इसको, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और ये OH एक ये हो गया, देन C डबल बॉन्ड O, OH आपका जो हो गया वो ये हो गया। तो मैं इसको शॉर्ट में कर लेता हूँ, हालांकि ये अलग अलग तरह से, पहले ये आपका क्या बनाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, फिर वो अटैक करेगा। ठीक है, तो लेकिन मैं इसको डायरेक्ट एक स्टेप में इस रिएक्शन को कर देता हूँ, तो आप जरा उसको देखें कि ये क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से H2O निकल के जो होगा वो आपका चला जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर कार्बन बचा, देन उधर आपका COOH और यहाँ पर आपका COOH बन गया। ठीक है, और आपको यहाँ डेल्टा का साइन दिख रहा होगा, इसका मतलब ये दो स्टेप हैं यहाँ पर ओवरऑल। और जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से CO2 निकल के चली जाएगी। कौन सी गैस निकल के चली जाएगी, CO2, और ये इस H को आप इसके साथ ही जोड़ दो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे, ये एक नेम रिएक्शन भी होती है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड CH, ये CH बन गया, देन इसके साथ आपका COH ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसको मैं C6H5 लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ ओवरऑल C6H5, या चलो इधर ही लिख लेता हूँ क्योंकि आपको कई बार मैं ये PDF के तौर पे दे देता हूँ। ठीक है, C6H5, देन CH डबल बॉन्ड CH, देन COOH, ये जो आपका प्रोडक्ट है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो A होगा। ठीक है, चलिए, जो ये नेम रिएक्शन है आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपने आयरन की इस कॉम्प्लेक्स में। तो मैं कॉम्प्लेक्स दोबारा लिख लेता हूँ, सोडियम Fe, कार्बन मोनोऑक्साइड होल 4 है, H है, उसमें आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो नॉर्मली वी नो दैट सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है क्योंकि ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। आयरन की हमने निकालनी है। 4 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो आपकी कैसी होगी, 0 होगी। और हाइड्रोजन हमें पता है वो +1 ही होता है, यहाँ कोई डिफरेंट वे में नहीं है। तो आपके पास इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो चार्ज हमारा आ जाएगा 0। तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू -2। ये ठीक है, तो इसमें यहाँ पर अगर कोई चार्ज नहीं है, नहीं इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो -2 ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है विच इज द प्रोडक्ट P इन द रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, ये आपका C2H5 है, इथाइल ग्रुप है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं एक्टिव हाइड्रोजन की तलाश में होते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा हुआ है, क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, और हमें पता है sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अभी हाइब्रिडाइजेशन मैंने sp कैसे निकाली मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने सारी वीडियो देखी होगी तो मैंने एक में ट्रिक मेंशन की हुई है, वो 14 मिनट की वीडियो है ऑलमोस्ट। तो ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन, कार्बन जो होगा वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं ये जो हाइड्रोजन जो है ये एक्टिव है, और ये हाइड्रोजन कहाँ चले जाएंगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट पे। क्यों जाएंगे भाई ग्रिग्नार्ड एजेंट पर, क्योंकि जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये, इसमें हमें पता है इथाइल ग्रुप नेगेटिव होगा
Et ग्रुप नेगेटिव होगा क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक पॉजिटिव होता है पी ब्लॉक के कंपेयर। तो ये हाइड्रोजन Et के पास चला जाएगा और MgBr आपका कार्बन से जुड़ जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड C, और इस C क्योंकि C नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो इस C के साथ आके आपका जुड़ जाएगा MgBr। तो कौन आगे जुड़ गया इसके साथ? MgBr। और यही तसल्ली नहीं होगी, ये मॉलिक्यूल और दोबारा से रिएक्ट करेगा और आपका फिर से EtMgBr आएगा, और अब फिर से इस वाली एक्टिव हाइड्रोजन को कौन ले लेगा? कार्बन ले लेगा, और फिर से ये जो मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव है Et तो चला जाएगा H के पास, मतलब इथेन बन जाएगी। Et का मतलब इथाइल ग्रुप था और H यहाँ से मिल गया, तो यहाँ से तो ये इथेन आपकी बन जाएगी। लेकिन MgBr फिर से इस कार्बन के पास आ जाएगा, तो MgBr इधर भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के पास फिर से MgBr आ गया। तो यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है ना। दोनों साइड MgBr यहाँ से निकल के आ गया। आपको ये पूरा जो मैं सोल्व कर रहा हूँ, मैं एज इट इज अगर आपको चाहिए तो एक टेलीग्राम का मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें जुड़ जाइए, मैं उसमें ये शेयर कर दूंगा, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है गोल्ड नंबर कोलॉइड का। पहले मैं गोल्ड नंबर समझा देता हूं आप, ठीक है ना। पहले गोल्ड नंबर इस छोटी सी जगह में समझ लीजिए। देखो मेरे पास एक गोल्ड का सोल है, मेरे पास क्या है? एक गोल्ड का सोल है, ठीक है, गोल्ड सोल। अब इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैंने कोगुलेट करना है, मतलब इसके प्रेसिपिटेट बनाने हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा? 10% NaCl की मदद से, 10% मेरे पास एक NaCl का सोल्यूशन होता है, उसको मैं क्या करूंगा? उसका 1 ml इसमें डालूंगा। ध्यान से समझना, उसका मैं क्या करूंगा? 1 ml डालूंगा। ये भी मैं 10 ml ले लूंगा, ठीक है ना। 10 ml गोल्ड सोल को कोगुलेट करने के लिए 10% NaCl का 1 मोल डाला जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? दोबारा समझो। 10 ml गोल्ड सोल को कोगुलेट करने के लिए, कोगुलेट मतलब प्रेसिपिटेट बनाने के लिए 10% NaCl का 1 मोल में डाल रहा हूं, 1 ml में डाल रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा? इस कोलॉइड को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ क्या करता हूं? कुछ अदर केमिकल डालता हूं। वो केमिकल क्या करेंगे? उसके चारों ओर कोट कर लेंगे, कोटिंग बना लेंगे, और इस 1 ml NaCl का असर नहीं होने देंगे। तो मुझे कम से कम कितनी अमाउंट डालनी पड़ेगी उस सब्सटेंस की जो इस गोल्ड सोल का कोगुलेशन यानी कि प्रेसिपिटेशन रोक दे 10% 1 ml NaCl से? वो कम से कम अमाउंट ही गोल्ड नंबर कहलाता है। तो गोल्ड नंबर क्या है? किसी सब्सटेंस की वो कम से कम अमाउंट जो 10 ml गोल्ड सोल को 10% NaCl के 1 मोल से कोगुलेट होने से बचा ले। तो अब जितना कम से कम डाला जाएगा उतना बढ़िया माना जाएगा ना। मान लो एक बोरा भर के डाला जा रहा है, एक पूरा पैकेट भर के इसमें डाला जा रहा है, तब इस 1% से बचा पाता है वो 1 ml से, फिर तो बेकार है वो। तो यानी कि आप ये मान के चलें लोअर द कोगुलेटिंग वैल्यू बेटर द, तो वो क्या हो जाएगा? बेटर द एजेंट। वो एजेंट क्या कहलाएगा? बढ़िया होगा। अब देखो आपके पास ये 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, 3 कंपाउंड दे रखे हैं ABC, उनकी वैल्यू दे रखी है। A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोटेक्टिव पावर। तो प्रोटेक्टिव पावर किसकी अच्छी होगी? मुझे तो A लग रहा है 0.1, ठीक है ना। तो कम अमाउंट डालनी पड़ रही है, B की थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ रही है, C की और भी ज्यादा डालनी पड़ रही है, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। लोअर द कोगुलेटिंग पावर बेटर द प्रोटेक्टिंग पावर, बेटर द प्रोटेक्टिंग पावर। तो ये आपका गोल्ड सोल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 45 क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A इज 40 mm। मतलब मेरे पास कोई लिक्विड A है मेरे पास, और इसका जो वेपर बन रहे हैं, ये मैं मान लेता हूं ये जो वेपर है, ठीक है ना, इनका प्रेशर है 40 mm। अब मैं इसको P0A कहूंगा, उसका कारण है क्योंकि ये प्योर है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं? एट द सेम टेम्परेचर, मतलब जितने पे भी आप इसको हीट कर रहे होंगे, मान लो T1 पे हीट कर रहे होंगे, तो सेम टेम्परेचर पर यहां पर है अ सॉल्यूशन B इज प्रिपेयर्ड इन A। एक सॉल्यूशन बनाया गया है A में, यानी कि A सॉल्वेंट हो गया ना। देखो a solution is prepared in A at the same temperature has the vapor pressure 20 mm। अब मैंने इसके अंदर क्या मिला लिया? अब आप ये मान के चलो मैंने इसके अंदर सोल्यूट मिलाया, ठीक है, सोल्यूट मिला के, ठीक है ना। अब मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया? मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए।
तो मैंने इसके अंदर कुछ सोल्यूट यहां पर मिला लिया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, सोल्यूट मिलाने से आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप सोल्यूट अगर मिला देते हो तो कम वेपर बनेंगे। अब क्या मिलेंगे, कम वेपर बनेंगे। तो वो कह रहा है यहाँ जो वेपर है वो 20 mm है, ठीक है ना, यहाँ क्या है वो 20 mm है। तो मैं यहाँ कहूंगा ओनली पी ए कितना है 20 mm, और इसको मैं कहूंगा पी नॉट ए, ये कितना है 40 mm है। अब वो कह रहा है व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन जो है वो ए के आपने निकालने हैं, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपका 12th क्लास का चैप्टर 2 है सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको मिल जाएगा। ये कहता है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए जो होता है वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये सोल्यूट के है लेकिन पूछा सोलवेंट है, ध्यान देख लो। अब ये पी नॉट ए क्या है, ये प्योर स्टेट का है, तो प्योर स्टेट का था 40 माइनस ये सोल्यूशन, तो सोल्यूशन तो ये बन गया ना, सोल्यूशन ही तो बना ये इस पी एस पी नॉट ए को आप पी एस भी कह सकते हो, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो है आपका 20 अपॉन 40 इज इक्वल टू एक्स बी, ठीक है। तो आप यहां से कितना आ गए, 20/40 का मतलब कितना आ गया, ठीक है, और 20/40 इज इक्वल टू एक्स बी, यानी कि आपके पास आ गए 0.5 मोल आ गए एक्स बी के, लेकिन पूछे हैं एक्स ए के। तो वी नो दैट दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के इक्वल होंगे। तो जब एक के 0.5 है तो एक्स ए कितना होगा, जब आपका ये 0.5 है, ठीक है। हालांकि आप इसको कुछ आप एक्स ए का आंसर भी कितना आएगा 1 माइनस 0.5, ये 0.5 आ जाएगा। तो ये तो इत्तेफाक से 0.5 आ गया। अगर सपोज करो ये कुछ और वैल्यू आ रही होती, ठीक है ना, तो आपने यही वाला आंसर मत लिखाना। कुछ बच्चों ने क्या करा था, इतना ही निकाल के ये आंसर बता दिया था। हालांकि आंसर बैठ गया, सही बैठ गया, लेकिन वो निकालना यहां से था, ऐसे था, एक्स से निकालना था, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 0.5। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अमंग द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोनियम विच वन इज इनकरेक्ट। तो पहले मैं देखो अमोनिया का बता दूं। अमोनिया आपका 15 ग्रुप का है, उसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसने 3 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए बॉन्ड बनाने में, तो यानी कि सिर्फ एक लोन पेयर है। तो पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं है जितने छोटे तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ को लगता होगा मैं उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट ही बात कर रहा हूँ, बच्चों वाली तरह बताता हूँ। एक है हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम में जो होता है वाटर जो होता है ये 16 ग्रुप का है, और 16 ग्रुप की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वाटर में ऑक्सीजन ने 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो खर्च कर दिए बॉन्ड बनाने में, इसका मतलब उसके पास बच गए 4। लेकिन उसने फिर से H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर ली, तो उसका पूरा लोन पेयर फिर से खर्च हो गया, और उसके पास बचा सिर्फ एक लोन पेयर। तो उसका भी ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, उसका भी पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर। अब देखते हैं वो क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। वो कह रहा है ऑल NH बॉन्ड इन अमोनिया आर इक्वल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ। ठीक बात है, इक्वल है ये, ठीक है, बात सही है ये वाली। तो कह रहा है ऑल OH बॉन्ड इन हाइड्रोनियम आर इक्वल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही सब कुछ सही है। कह रहा है नाइट्रोजन इन अमोनिया एंड ऑक्सीजन इन हाइड्रोनियम बोथ द एटम इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल ठीक बात है। देखो एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड है, तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 का मतलब होता है एक s का ऑर्बिटल और बचे हुए 3 p के, तो ऐसे ही इसमें है। ठीक है, तो ये मैंने एक ट्रिक भी बताई थी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, तो ये वाली बात भी सही है। फिर वो कह रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम इज ओनली 1। हाँ ठीक है, बट 2 ऑन ऑक्सीजन एटम, ना जी ऑक्सीजन एटम पे तो एक ही है। तो वो इनकरेक्ट बात पूछ रहा था कौन सा होगा, तो ये इनकरेक्ट बात ही हमारा आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साइक्लोहेक्सेन। देखो साइक्लोहेक्सेन का ये स्ट्रक्चर होता था, लेकिन आपने स्केच-मोहर थ्योरी पढ़ी होगी, तो वो कहता है कि साइक्लोहेक्सेन 2 तरह के स्ट्रक्चर में मिलती है, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और वो होती है, एक होती है इसकी बॉट फॉर्म, ठीक है ना, देखो ये बॉट बन गई, और एक होती है इसकी कौन सी फॉर्म, चेयर टाइप की फॉर्म। देखो ये चेयर टाइप की फॉर्म बन गई, ठीक है ना।
अब वो कह रहा है, अब ये क्यों था, इसका मतलब समझिए। इस रिपल्सन को कम करने के लिए, जो 4 बॉन्ड थे, इस रिपल्सन को कम करने के लिए उन्होंने इस तरह की ज्योमेट्री को एक्वायर करा, ठीक है ना, उस स्ट्रेन को खत्म करने के लिए, उस स्ट्रेन को खत्म करने के लिए। देखो ये जो कार्बन जो है अब टेट्राहेड्रल वे में है, टेट्राहेड्रल वे में है, लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्रेन नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पर? स्ट्रेन नहीं है। ये आपने पढ़े होंगे इस तरह के स्ट्रक्चर, ये स्ट्रेन नहीं है ऐसे, ये सब हाइड्रोजन है, ये सब क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब ये जो है इस तरह का आपने ये बनाए होंगे स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपने पढ़े हुए होंगे पहले ही, ये इस तरह से, ये टेट्राहेड्रल है। तो पहला कह रहा है बोथ चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन पजेस एंगल स्ट्रेन, लेकिन वो ट्रू बात पूछ रहा है, देखो ट्रू बात पूछ रहा है, तो दोनों में एंगल स्ट्रेन कह रहा है वो, नहीं भाई एंगल स्ट्रेन तो है ही नहीं ना। अब इसमें चेयर फॉर्म में और बोट फॉर्म में एंगल स्ट्रेन नहीं है। एंगल स्ट्रेन मतलब एंगल के बीच में इनमें रिपल्सन, वो नहीं है, तभी तो उन्होंने ये वाली फॉर्म ली है, दोनों स्टेबल है। हालांकि ये बात अलग है कि इन दोनों में जो होती है हमारी चेयर वाली, बोट वाली ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन दोनों स्टेबल है, एंगल स्ट्रेन किसी में नहीं है। तो ये वाली बात तो गलत कह रहा है वो, कह रहा ओनली चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन इज फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन। ओनली वर्ड कह रहा, ओनली चेयर नहीं जी, बोट भी एंगल स्ट्रेन से फ्री ही है। कह रहा बोट कन्फर्मेशन एंगल स्ट्रेन नहीं है, नहीं भाई दोनों में है। कह रहा बोथ चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन आर फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, ये बात ठीक है। इसमें बहुत सारों ने ना ये आंसर लगा दिया था चेयर वाला। कौन सा चेयर वाला? चेयर, क्योंकि उनको लगा चेयर स्टेबल होती है ना, तो उन्होंने मान लिया जी भाई ये आंसर होगा, वो लगवा था। इन दोनों में ये स्टेबल है, लेकिन वैसे दोनों स्टेबल है। अब ये दोनों में ये वाली स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये फ्लैगपोल इंटरेक्शन कहलाते हैं, इनकी वजह से थोड़ा सा रिपल्सन होता है इनमें। ये एंगल स्ट्रेन नहीं है, ये फ्लैगपोल इंटरेक्शन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट फॉर गैस ए, ये दे रखी है। देखो वंडरवाल कांस्टेंट जो होता है, आपने वो वंडरवाल इक्वेशन पढ़ी होगी, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है ना, V माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी। यहां पर A जो होता है ये होता है मोलिकुलर अट्रैक्शन, ये क्या कहलाता है? मोलिकुलर अट्रैक्शन। और B जो होता है, B होता है मोलिकुलर वॉल्यूम, मोलिकुलर वॉल्यूम। आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे मोलिकुलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलिकुलर वॉल्यूम। क्या ये एक वॉल्यूम के स्फीयर, क्या ये एक स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होता है? इसका दूसरा नाम होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू क्या एक स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होती है या कुछ और होती है? मैं वो हिंट देता हूं, कुछ और होती है, ये आपने एक्स बताना है कितने टाइम होता है। अब ए क्या है? मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। तो कह रहा है वंडरवाल कांस्टेंट ए की वैल्यू N2 के लिए दे रखा है आपको, ठीक है ना, 1.39। ऑक्सीजन के लिए आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है 1.36, और मीथेन के लिए आपको दे रखा है N2 ऑटो। अमोनिया के लिए, चलो एक बीच में अमोनिया रह गया, वो मैं नीचे लिख लेता हूं। अमोनिया के लिए आपको दे रखा है 4, और मीथेन के लिए दे रखा है 2253 डेसीमीटर पावर 6, ठीक है ना, एटम मोल पर मोल, ठीक है ना। कह रहा विच गैस कैन बी मोस्ट इजिली लिक्विफाइड। अब आप मैंने अभी देखो मैंने क्या बताया, ए होता है मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, यानी कि जितना ज्यादा ए उतना ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा ए उतना ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, और जब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल जल्दी से पास भागेंगे और जल्दी से वो गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया, क्योंकि अमोनिया की वैल्यू जो थी वो 4 थी। 49 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट रिएक्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो आपको पता होगा, जो एसिड जो होते हैं वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। ये एक उनकी पहचान करने का भी मेथड है। तो वो कह रहा है कि कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब इस क्वेश्चन में वो ये पूछना चाह रहा है विच इज लेस एसिडिक, विच इज लीस्ट एसिडिक, सबसे कम एसिडिक कौन है, मतलब इनडायरेक्ट वे में है, यह पूछना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। क्या है ये? पिक्रिक एसिड। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये है बेंजोइक एसिड, तो ये तो बेंजोइक एसिड भी आपका रिएक्ट करेगा ही करेगा। ये है आपका सल्फोनिक एसिड,
ये कौन सा सल्फोनिक एसिड, ये सब एसिड है। अब यहाँ क्या होता है, ये लीस्ट एसिडिक है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है इसके साथ, इस H को जाने नहीं देता। तो जब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, क्या बना लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया तो ये H को जाने नहीं देगा, मतलब यही एसिडिक हो गया, यही एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में ये दे रखी है। वो कह रहा है कौन सी किस में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है स्पिन सिलेक्शन रूल के मुताबिक। तो देखो एक बात मैं बता देता हूं, ऑक्टाहेड्रल केस में जो हमारे 5 d ऑर्बिटल होते हैं, कौन से 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ये आपके जो होते हैं ये 5 d ऑर्बिटल 2 सेट में टूट जाते हैं। कौन से सेट होते हैं, ये वाले। ठीक है, 3 ऑर्बिटल होते हैं आपके नीचे और 2 ऑर्बिटल होते हैं आपके ऊपर। ठीक है ना, इनको कहते हैं हम T2G और इनको बोलते हैं EG। कोई मुझे कमेंट में अगर ये बता सकता है G का मतलब क्या है तो उसको मैं स्पेशल नोट्स मेंशन करूंगा कुछ। ठीक है ना, व्हाट्सएप नंबर मुझे वो शेयर कर दे और कमेंट के साथ साथ, तो मैं उनको स्पेशल कुछ नोट्स भेजूंगा G का मतलब यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं सभी के लिए बना लेता हूँ, चारों के लिए, फिर आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है सिलेक्शन रूल का। अगर आप 12th क्लास में के बच्चों को या 11th वालों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है आप ये क्वेश्चन भूल गए हो कि सिलेक्शन रूल क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो मैं 6 इलेक्ट्रॉन भी भर लेता हूँ, 1 2 3। ठीक है ना, T2G में 4 5 6 और EG में है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। इधर देखते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और EG में कोई नहीं है। इधर देखते हैं T2G में, यहाँ पर आपके पास 6, तो फिर से मैंने ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए हैं और EG में है आपके 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें फिर से 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 और इसमें हो गए आपके 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कौन सा स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग फॉरबिडन होगा। तो देखो जहां स्पिन चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जहां स्पिन चेंज हो जाती है वो ट्रांजिशन नहीं होती। तो आप ये याद रखना, डेल्टा S जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए, क्योंकि स्पिन नहीं बदलनी चाहिए। ये बात आप समझिए, स्पिन नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, अगर स्पिन बदल गई तो वो ट्रांजिशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन रूल है। अब आप एक बात देखो, ट्रांजिशन होती है हमेशा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और इसके अकॉर्डिंग अब यहां मुझे देख के बताओ, अगर मैं पहले में ट्रांजिशन करा रहा हूं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं ऊपर भेजूंगा तो ये अभी नीचे की तरफ है, इसका स्पिन यहाँ है, तो ये ऊपर जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, तो ये तो स्पिन बदल जाएगी, तो ये ट्रांजिशन तो होएगी नहीं। आप इसमें देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो इसके ट्रांजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा। ये कैसे रहेगा, एज इट इज ही रहेगा। क्लियर? तो मुझे लग रहा है शायद मैंने कुछ ऑप्शन गलत लिख लिया है, हालांकि ये ट्रांजिशन अलाउड है। ठीक है, अब इसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तो यहां इसको अपनी स्पिन क्या करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। ठीक है ना, यहां आएगा तो वो स्पिन सेम रहेगी। देखो इस वाले में भी क्या रहेगी, स्पिन सेम रहेगी। नहीं साथियों, सही तो है ना, वो फॉरबिडन को पूछ रहा है भाई, ये भी अलाउड है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ भी स्पिन नहीं बदल रही है, इलेक्ट्रॉन एज इट इज चला जाएगा, ये भी अलाउड है। ठीक है ना, यहाँ भी स्पिन नहीं बदल रही है, ये भी अलाउड है। यहाँ भी वो एंटी पैरेलल था, ऊपर भी जाके एंटी पैरेलल है, सिर्फ यही अलाउड नहीं है, वो फॉरबिडन को पूछ रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है, दोबारा बता देता हूं, जहां स्पिन आपकी बदल जाएगी वो ट्रांजिशन फॉरबिडन क्या होती है, जिसमें स्पिन चेंज हो जाएगी। स्पिन आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पिन शुड रिमेन सेम, स्पिन शुड रिमेन सेम। तो अब आप देखिए यहाँ नीचे की तरफ था, तो ऊपर जाके क्या हो रहा है, ये बदल रहा है, इसलिए ट्रांजिशन नहीं होगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने फॉरवर्डन पूछी है। इसमें सेम है, यहाँ पर वो ऊपर की तरफ है तो ऊपर जाके वो यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ जाके ऐसे ही, यहाँ पर वो नीचे की तरफ है लेकिन वो यहाँ जाएगा तो भी नीचे हो जाएगा, यहाँ भी नीचे, इधर जाएगा तो भी वो नीचे जाएगा। दीज आर अलाउड बट दिस इज फॉरबिडन। आगे बढ़ते हैं। 51 आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर अमंग द फॉलोइंग इज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है भाई, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, आर सेम। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो सेम है।
तो जल्दी से देख लेते हैं किस किस में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। मैं देखो वैसे फोर्थ पे करके देखता हूँ ट्राई ना, नहीं इस पे करके देखते हैं बी पे। तो 2 क्लोरीन है और एक है वहां पर ऑक्सीजन, यही तो है ना Cl2O में। तो 2 क्लोरीन, क्लोरीन में एक में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 17 और एक ऑक्सीजन में होते हैं 8। तो ये कितना हो गया 34 प्लस 8, ये हो गया 42। अब जरा ClO2 में देखता हूँ मैं, Cl प्लस 2 है हमारे पास ऑक्सीजन, एक क्लोरीन में होते हैं 17 प्लस 2 ऑक्सीजन में हो गए 16। तो 17 प्लस 32 हो गए आपके पास, कितने हो गए कितने हो गए ये 7 and 2 9, 3 and 1 कितना हो गया 3 and 1 4, 49 हो गया। तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा भी गलत है। तो अभी हम देखेंगे और कौन सा हमारा सही हो सकता है। तो हम चेक करते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, डी को देखते हैं। तो एक क्लोरीन है 1 ClO2 और ClF2-1, तो एक क्लोरीन है 17, ठीक है, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 8 और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये कितने हो गए 17 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हो गया 34। अब इसमें देख लेता हूं मैं, एक क्लोरीन है 17 और 2 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन में 2 होते हैं 9 होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे 18 और ये हो गया प्लस 1। तो ये कितना हो गया 17 प्लस 19, तो कितना हो गया 43 और एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो कर तो लिया हमने। तो ये कितना हुआ, कितना हो गया 9 and 7, ठीक है, तो 36। तो ये भी नहीं है, आगे निकालते हैं, इसको ही देख लेते हैं आप फटाफट से करके। 2 तो हो गए हमारे पास क्लोरीन और एक क्लोरीन के पास होते हैं 17, तो ये कितना हो गया 34 प्लस 18, तो कितना हुआ ये हो गया हमारा 8 and 4 12, 3 and 1 3 and 2 5। अब इसमें देख लेता हूं मैं, आयोडीन में होते हैं 53, तो ये तो वैसे ही हमें अलग लग गया। 2 × क्लोरीन नेगेटिव जो होगा आपका कितने हो जाएंगे क्लोरीन नेगेटिव में, क्लोरीन नेगेटिव में कितने हो जाएंगे, क्लोरीन नेगेटिव में तो भाई 17 प्लस 1 हो जाएंगे, तो ये तो वैसे ही 51 से आगे चला जाएगा, ठीक है। तो अब किसका, ये तो अब हमारे पास सारे क्वेश्चन गलत हो गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या मैंने गलत लिखा हो था, बिल्कुल ये पॉजिटिव चार्ज था, मैंने क्वेश्चन पेपर अभी चेक करा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो एक क्लोरीन में कितने हैं 17 प्लस और 2 ऑक्सीजन हो गए तो 16 और एक हो गया ये, तो ये तो हो गया 34। अब ऐसे ही इधर देख लो, क्लोरीन के पास आपका कितना है 17 और 2 फ्लोरीन हो गए 9 दूनी 18, लेकिन एक करना है माइनस, एक क्या करना है हमने माइनस, तो ये कितना रह गया 17 और 17 17 कितने हो जाएंगे 34, यही आंसर होगा, ठीक है। उसमें मैंने थोड़ा गलत देख लिया था, वो पॉजिटिव चार्ज है, मैंने अभी चेक कर लिया क्वेश्चन पेपर में। 52 कह रहा है व्हाट इज, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मैं इसलिए बढ़िया कह रहा हूं क्योंकि मेमोरी बेस्ड था। जिसको अब ये क्वेश्चन याद होगा वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एक स्ट्रक्चर की बात है, ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ। एल्जरीन होता क्या है, ये एंथ्रासीन का डेरिवेटिव है। एंथ्रासीन होती है जिसमें 3 बेंजीन लगी हुई हो, ठीक है, ये 3 बेंजीन जिसमें लगी हुई होंगी उसको हम एंथ्रासीन बोलेंगे। और इसमें ये आपका डबल बॉन्ड O, ये भी आपका डबल बॉन्ड O है, और ये एक OH ये होता है और एक OH होता है यहाँ पर। तो अब इसका IUPAC नेम जिसको पता होगा वो उसने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा, अदरवाइज तो नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि इसका IUPAC नेम जो है आपका वो क्या होता है, वैसे तो ये डाईहाइड्रोक्सी एंथ्रासीन हो गया। तो ये हो गया आपका 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्रासीन, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्यूनोन, दिस इज एंथ्राक्यूनोन, ये दो जो है एंथ्राक्यूनोन, क्लियर है। तो ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्यूनोन। ये साथियों हाँ, ये इसका आंसर जो होगा वो
जनरली हम मान के चलते हैं कि 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्रासीन के टर्म में तो हम लिख सकते हैं, लेकिन जब हम बेंजोक्विनोन वगैरह के इनके टर्म में हम लिखते हैं तो इसका जो नेम होगा वो कुछ और होगा, वो 1,4 की टर्म में हम लेते हैं। यही बोर्ड ने भी करेक्ट आंसर माना था। ठीक है, जब आप इसका IUPAC के टर्म में जनरली मान के चलते हैं तो नहीं, बोर्ड ने यही करेक्ट माना था, सॉरी। ठीक है, यही करेक्ट माना था। आगे बढ़ते हैं। द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो डेल्टा एच जो होता है वो आपने पढ़ा होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू किस पे होता है, देखो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है वो। ठीक है ना, जैसे आपने डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पढ़ा है। एंथैल्पी जो होगा, डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी, वो तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे भी डिपेंड करता है, तभी वो H1 और H2 लेते हैं, अंतर लेते हैं हम। ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल पे भी। और डेल्टा वी पे भी डिपेंड करता है, पी डेल्टा वी आपने पढ़ा होगा, टी डेल्टा एस की जगह हम डेल्टा वी की टर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि डेल्टा एच आपकी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। पाथ फंक्शन होते हैं वो आपके रास्ते पर डिपेंड करते हैं, तो ये पाथ के इंडिपेंडेंट है। बी विल बी द आंसर। व्हाट विल बी द pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको मानता हूं। और 11th में 12th में ये टीचर बहुत देते हैं अपने बच्चों को क्वेश्चन, क्योंकि आपको अगर मान लो, इसको ऐसे समझो, मान लो मैं कह रहा हूँ 10⁻⁻⁴ HCl की आपको pH निकालनी है, तो आप HCl को तोड़ो। ठीक है, आप कहोगे जी ये तो एक H देगा, तो जो ये वैल्यू है वही इस H की वैल्यू मानी जाएगी। तो आप कहते हो जी pH इज इक्वल टू होता है माइनस लोग H पॉजिटिव आयन, क्या होता है माइनस लोग H पॉजिटिव आयन, तो माइनस लोग और H की वैल्यू 10⁻⁴, -4 आके प्लस का हो जाएगा और लोग 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, आपका आंसर आ जाएगा 4। तो कुछ टीचर ने क्या करा, जब ये क्वेश्चन आया तो इसको भी ऐसे ही मान लिया, 10⁻⁸ रख दिया किसकी जगह, इस माइनस लॉग H की जगह, और आप -8 को आगे लाके रख दिया, आंसर कितना रख दिया, 8 निकाल दिया। ठीक है, 8। अब एक बात बताओ भाई, HCl तो एसिड है, HCl तो साथियों क्या है, एसिड है, तो क्या एसिड की pH कभी 7 से ज्यादा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, जो वाटर जो होता है, वाटर जब डिसोसिएट होता है तो ये H और OH आयन देता है। H की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁷ होती है, और जो आपने एसिड लिया है वो उसकी वैल्यू है 10⁻⁸। तो आप अकेले इस H को नहीं जोड़ सकते, यहाँ पर इस H को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एक कम वैल्यू को तो आप यहाँ पर रख रहे हो, ज्यादा वैल्यू को कैसे छोड़ दोगे, क्योंकि HCl को तो जब तक वाटर में नहीं मिलाओगे आप तब तक वो एसिड थोड़ी ना माना जाएगा। तो इसलिए टोटल H बताओ कितने हो गए, टोटल H कितने हो गए, एक तो वाटर के, ठीक है ना, और एक हो गया आपके पास किसके, एक किसके हो गए, बोलो जल्दी, HCl के। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं 0.1 इंटू 10⁻⁻, या इसको 1 ही मानो आप, 1 इंटू 10⁻⁷, और इसको मैं कह लेता हूं 0.1 इंटू 10⁻⁷। पावर सेम करने के लिए मैंने कर लिया, यानी कि 1.1 इंटू 10⁻⁷ जो है वो टोटल क्या है, H पॉजिटिव आयन है। इनको रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। अब रखो, आप देखो क्या आएगा आपके पास, माइनस लोग 1.1 इंटू 10⁻⁷, या आप कह सकते हो 11 करके इसको पावर कर लो 8। अब लोग जो होगा ये सोल्व कैसे होगा, लोग की दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका माइनस, चलो मैं बाहर ही रख लेता हूं, माइनस को मैं बाहर ही रख लेता हूं। ये हो गया आपका लोग 11 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में लोग ऐड हो जाता है, ये आ गया आपका। ठीक है, और लोग 11 की जो वैल्यू होती है, ये आप लगभग लोग 15 तक तो आप याद करके चलो, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, वो होती है 1.041। तो ये हो गया आपका 1.041, और ये आपका -8 ऐसे ही आगे आ जाएगा, -8। ठीक है, अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये -1.041 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, इसमें से किसको माइनस करना, आपने 8 को माइनस करना, तो ये आएगा 6.9 समथिंग। तो क्या आ रहा है आपका, ये 7 से स्लाइटली लेस है। क्या है ये, 7 से स्लाइटली क्या है, लेस है। ठीक है, और वैसे भी आपको ट्रिक लगा लेनी चाहिए थी, अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती तो। HCl है तो इसकी pH 7 से लेस होगी, मोर नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती, तो बचे ये दो ऑप्शन।
और भैया जब पावर 8 है तो 5 तो आने का सवाल नहीं रहा, तो सिर्फ यही आपका आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन कह रहा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। तो सिंपल सी बात है, Ni का एटॉमिक नंबर होता है 28, लेकिन पहले जरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। NiCN6+2 में आप जरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा X। 6 साइनाइड है, एक साइनाइड को मैंने -1 माना और चार्ज मेरे पास एज इट इज है, तो X आ गया मेरे पास कितना, +4। कितना आ गया? गलत हो गया है नोट, ये -1 होना चाहिए। मैं एक बार 1 मिनट साथियों फटाफट से X को देख लेता हूं क्या है इसका पेपर में, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बहुत ज़्यादा आ सकती है, या यही होगी तो मैं इसी से अभी आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो जस्ट हम 1 सेकंड के लिए रुक रहे हैं, मैं बस पेपर मेरे पास दूसरे पास लैपटॉप रखा हुआ है, मैं उसमें देख लेता हूँ जी। +2 है और ये आपका NH3, मैंने गलत लिख लिया, NH3 NiNH3 है ये, दिस इज NH3, दिस इज NH3 होल 6। तो NH3 में अमोनिया होता है 0, NH3 में कितना होता है अमोनिया, 0 होता है, ठीक है। तो दिस इज NH3 मेरे साथियों, टीचर साथियों सॉरी, तो ये 0 हो गया, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। कितनी आ गई, +2। अब Ni का एटॉमिक नंबर 28 था, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, 26 रह गए। अब 26 इसके पास थे, लेकिन 6 लगे हुए इसके साथ, साइनाइड, हर साइनाइड देगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 12 और जोड़ दो इसके साथ, तो 26 और 12 हो गए आपके 38, और आंसर आ गया इसका 38। टोटल इलेक्ट्रॉन कहलाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। 56 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ओपन चेन फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज इन एक्वा सॉल्यूशन। देखो जो अल्फा ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज, जब आप इसको थोड़ी देर वाटर में छोड़ देते हो तो ये ओपन चेन में बदल जाता है। किसमें, ओपन चेन में, थोड़ा बहुत, सारा नहीं। और अगर आप बीटा ग्लूकोज लेते हो, ठीक है, तो बीटा ग्लूकोज भी थोड़ी देर बाद इसमें बदल जाता है, ठीक है। इस मिक्सचर की 52.5 डिग्री स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे कितना होगा, तो ये बहुत कम होता है। इसके डायरेक्ट आंसर आपको याद करना पड़ेगा, 0.02% होता है, बहुत कम होता है, लेस होता है, ठीक है। अब अल्फा ग्लूकोज क्या होता है वो आपको पता ही होगा कि जब कार्बन नंबर 1 पे H ऊपर आ जाता है, OH नीचे आ जाता है, ठीक है ना, बाकी पे सेम रहता है। और बीटा क्या होता है, जब कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर आ जाता है और H नीचे आ जाता है, ठीक है, बाकी HOH रहेगा। तीसरे पे थोड़ा अंतर होता है, तीसरे पे ये OH ऊपर रहेगा, हमेशा कभी नहीं बदलता, ये OH ऊपर रहेगा। चौथे पे HOH नीचे रहना है, और पांचवे पे CH2OH और H लगा होता है, ठीक है ना। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें बाकी सेम रहने हैं, जैसा इसमें है वो भी ऐसे रहेंगे। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 11th क्लास के एस ब्लॉक एलिमेंट से जनरली ये रिलेटेड है। कह रहा आयनिक साइज के बेस पे आपने बताना है कौन सा ज्यादा सोलेबल होगा। देखो मोर सोलेबल वो होता है जिसके बॉन्ड कमजोर हो, ठीक है ना। मोर सोलेबल मतलब, मोर सोलेबल का मतलब है जिसके, मैं लिख देता हूं हिंदी में, जिसके बॉन्ड वीक होंगे, जिसके बॉन्ड क्या होंगे, वीक होंगे। अब मेरे प्यारे टीचर्स, बॉन्ड किसके वीक होंगे, ठीक है ना। दो ऐसे पर्सन जिनके बीच में बॉन्डिंग ना हो वो कौन होंगे, जिनकी या तो उम्र में बहुत बड़ा अंतर हो या जिनके साइज में बहुत बड़ा अंतर हो। तो जिनके साइज में अंतर होगा उनके बीच बॉन्ड कमजोर बनेगा। तो आप देखो सबसे छोटा जो है वो है मैग्नीशियम, ठीक है ना। कैटायन ये रहे, तो इनको जुड़ना किन के साथ है, इनमें से किसी के साथ। तो अब इसमें मैग्नीशियम को किसके साथ जोड़ूं ताकि बॉन्ड इसका कमजोर बने, तो कार्बोनेट के साथ जोड़ देता हूं क्योंकि उसका 65 है, इसका 185 है। तो इनके बीच जब 65 वाला 185 वाले के साथ जोड़ेगा तो उनके बीच बॉन्ड कमजोर होगा, वो टूट जाएगा और वो मोर सोलेबल हो जाएगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड लास्ट क्वेश्चन की। कह रहा वेंटो फैक्टर जो है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इतना दे रखा है, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है I-1/n-1, ये डिसोसिएशन के लिए है, डिसोसिएशन, ठीक है ना, परसेंटेज इनटू 100। और अगर एसोसिएशन पूछ ले, एसोसिएशन, तो होता है अल्फा इज इक्वल टू I-1/1/n-1 इनटू 100। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो। अब I क्या होता है, वेंटो फैक्टर, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टूटने के बाद या जुड़ने से पहले। ये ज्यादा वैल्यू जहां होगी वो रखना है, मतलब
जैसे HCN है तो HCN जो होगा टूट के क्या बनाएगा, H पॉजिटिव और CN नेगेटिव। तो ये जो दो आयन बने ये N हो गया, तो यहाँ पर N कितना हो गया 2। अब मान लो मेरे पास कोई 4A है, ये मिलके A4 बना रहा है, तो मेरे पास यहाँ N क्या माना जाएगा, जुड़ने के बाद तो अकेला रह गया, वो जुड़ने से पहले कितना 4 है, तो मुझे ज्यादा वैल्यू लेनी है N की। चलिए फिलहाल अब मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 1.00002 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये कितना बचा 0.00002, ठीक है ना, अपॉन 1 इंटू 100। तो 3 0 और कट कर दो, ठीक है ना, 1 2 और कट कर दो इससे, तो ये रह गया 0.002। या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻³। डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएगा। कह रहा है कौन सा जो है इन पेयर में से कौन सा ओड है, तो पीरियोडिक टेबल हम लिख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्नेशियम। देखो ये पीरियोडिक टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब इस बेरिलियम के सामने शुरू होता है बोरोन, मैग्नीशियम के सामने शुरू होता है एल्यूमिनियम, और फिर आता है गैलियम, देन आता है इंडियम, और तब आता है Tl, थैलियम, और इसके बाद ये G है Ga, और ऐसे आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। और ऐसे आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब मुझे लगता है यहाँ तक आ गए, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम होता है, ठीक है ना, Fe क्या होता है, सेलेनियम होता है, और सिमिलरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, और लास्ट आपका हीलियम, हीलियम के बाद नियोन, नियोन के बाद आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन जीनोन, देन रेडोन। अब आप एक बात देखो ध्यान से, मैंने पीरियोडिक टेबल बना दी, कह रहा ये तो जो होते हैं ये है पीरियड नंबर, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड और सातवां पीरियड। अब आप बताओ मैग्नीशियम और गैलियम कौन से पीरियड के हैं, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ में मुझे गैलियम तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ठीक है ना। चलो इसको छोड़ो, आगे अगले पे आ जाओ, सोडियम और आर्गन। तो सोडियम तो आपका ये रहा, और आर्गन कौन सा है, आर्गन ये रहा। ये दोनों कौन से पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड। ये किसके हैं, सेकंड पीरियड के, यानी कि दोनों एक ही पीरियड के हैं। अब कैल्शियम और ब्रोमीन की बात करते हैं, कैल्शियम 4th पीरियड का और ब्रोमीन भी 4th पीरियड का, तो ये भी भैया दोनों सेम पीरियड के हो गए, ठीक है ना, ये भी सेम पीरियड के हो गए। IN और TE, तो IN आपका IN ये रहा और TE आपका ये रहा, ये सेम पीरियड के हो गए भाई। कौन से पीरियड के हो गए, 5वें पीरियड के हो गए, तो ये तो भाई ये भी सेम पीरियड के हो गए। लेकिन मैग्नीशियम और गैलियम में, मैग्नीशियम तो आपका निकला 3rd पीरियड का, लेकिन गैलियम जो निकला वो आपका निकला 4th पीरियड का, तो ये अजीब से लग रहे हैं, ये सेम पीरियड से बिलोंग नहीं करते, दैट्स व्हाई आंसर विल बी ए, ठीक है। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल आपको याद रखना जरूरी होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट पे निर्भर ना करे, जो क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, ठीक है ना, डिपेंड ना करे। या इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जो सारी जगह एक जैसी हो। मान लो मतलब ये मेरे पास कमरा है, तो इसमें सब जगह यूनिफॉर्म वो बिखरी हुई हो, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब आप देखो इसमें कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पहले मैं बात करता हूं, पहले मैं किसकी बात करूंगा, देखो मैंने क्या बताया, एक्सटेंसिव जो पर डिपेंड करे, उल्टा बोल गया मैं, ठीक ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है, जो डिपेंड ना करे वो होती है इंटेंसिव, जो डिपेंड ना करे वो क्या है, इंटेंसिव, ठीक है। जो डिपेंड ना करे, जो डिपेंड ना करे, ठीक है, ना करे, इंडिपेंडेंट हो, वहीं से आया। अब देखो विस्कोसिटी है, अब चाहे 1 गिलास पानी ले लो या 10 गिलास पानी लो, विस्कोसिटी सेम रहेगी, तो ये हो गई आपकी इंटेंसिव, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही। कंसेंट्रेशन है, आपने 1 लीटर पानी लिया, मीठा करा उसको, चीनी बना के डाल के घोल के मीठा कर लिया। अब 1 गिलास पियो तो भी उतना मीठा लगेगा, कोई 2 गिलास पिएगा तो डबल मीठा थोड़े लगेगा, या कोई 3 गिलास पिएगा तो ये कहेगा मेरा तो और भी मीठा है 3 गिलास के बराबर, ऐसे थोड़ी है, मीठा तो सब में बराबर होगा। यानी कि कंसेंट्रेशन जो होती है ये भी क्या है, इंटेंसिव है। डेंसिटी है, देखो आयरन का टुकड़ा है, यहाँ जो डेंसिटी होगी
उतने इतने हिस्से में भी वही डेंसिटी होगी, ठीक है ना, उतने हिस्से में भी वही डेंसिटी होगी। हालांकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो ऐसा लगता है हमें क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इतने एरिया में जो क्वांटिटी है उसको अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो सेम आंसर आएगा इस वाले एरिया को, इस वाली अमाउंट को वॉल्यूम से डिवाइड करने पर। और हालांकि इतनी अमाउंट को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम भी कम है अगर मास कम है तो, यहाँ थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा है तो वॉल्यूम मास ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा है, यहाँ पर भी ऐसी है। इसलिए डेंसिटी भी जो है आपकी वो कैसी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है, ठीक है। लेकिन जो आपकी ये एंथैल्पी है, एंट्रोपी नहीं था इस क्वेश्चन में, एंथैल्पी था, ये मैंने गलत लिख लिया, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी जो होती है साथियों वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एंथैल्पी का मतलब हो गया हीट कैपेसिटी के तौर पे हो गया, आप इस चीज को मान लीजिए कि भाई कितनी वो हीट गेन करेगा, तो वो आपका क्या माना जा सकता है, एक प्रॉपर्टी मानी जाएगी, कौन सी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। एंथैल्पी, दिस इज एंथैल्पी। तो एंथैल्पी जो है वो अमाउंट पे डिपेंड करती है। एंथैल्पी का मतलब हो गया कितनी हीट लेगा। अब आप सोचो एक गिलास पानी को मैंने वेपर में बदलना है और एक 2 गिलास पानी को वेपर में बदलना है, तो इसकी तो एंथैल्पी ज्यादा होगी ना, ये ज्यादा हीट लेगा, ये इसकी एंथैल्पी कम होगी, ठीक है। तो ये जो एंट्रोपी नहीं था ये एंथैल्पी था और यही बोर्ड का आंसर था, ठीक है।